जब मैं कश्मीर में स्पेशल फोर्सेज में था तो कर्नल पुरोहित इंट के अफसर थे और मेरा और उनका रूम आजू बाजू था। मैं उनके साथ रहा था और जब उनको गिरफ्तार किया गया देशद्रोह के आरोप में, मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। मैं एक छोटा अफसर हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन वो आदमी देशभक्त आदमी है। वो अपनी जान पे खेल के हमारे साथ ऑपरेशंस में, मेरे को आज भी पता है, खाना बल में जब मेरी यूनिट थी तो खाना बल में कर्नल पुरोहित एक जिप्सी में जाके उन्होंने एक टेररिस्ट को सिर्फ एक पिस्टल के साथ पीछे से पकड़ के लेके आ गए थे। मेरे को आज भी याद है, कांग्रेस की पार्टी में शीला दीक्षित जी ने ये बोला कि इंडिया गेट की ब्यूटी खत्म हो जाएगी अगर यहाँ वार मेमोरियल बन जाए। मैं सैनिक हूँ, हमारे भाइयों ने देश के लिए जान दी है। जो बलिदान देने वालों से बढ़िया कैसी ब्यूटी यार, उन्होंने अपनी जान दे दी, उनका परिवार खत्म हो गया। साला ये लोग बोल रहे हैं इनकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। काहे की ब्यूटी है भाई? कोई फैशन शो करवाना है, कोई शादी करवानी है वहां पे, कोई दुल्हन बनाना है इंडिया गेट को। अगर याकूब मेनन के जनाजे में जाते हो तो हम आपको गद्दार ही कहेंगे। याकूब मेनन के जनाजे में जाते हो तो हम आपको जिन्ना की औलाद ही कहेंगे। देश के ऊपर इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ और देश का एयरफोर्स चीफ जाके प्राइम मिनिस्टर से कह रहा है कि हम पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पे हमला करना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि मैडम से पूछ के बताएंगे। खुले मन से आज हमेशा की तरह आज फिर कहता हूं कि 26/11 का जो हमला है वो आरएसएस को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर करवाया। मैंने देश के पहली बार ऐसे किसान देखे जो चरस गांजा पी रहे हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, जो गोलियां चला रहे हैं, जो शराब पिए जा रहे हैं, जो पुलिस वालों को मार रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमको आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़ और मैं हूँ वैभव। सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहता हूँ कि काफ़ी 1 महीने से करीब मैं नहीं आ पा रहा था, बिकॉज पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो अस्वस्थ हैं, तो मुझे उनका ख्याल रखने के लिए जाना पड़ा और मौका नहीं मिला कि रिकॉर्डिंग कर सके। वैसे आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, मेजर सुरेंद्र पुनिया, पैरा एसएफ के सोल्जर, भारतीय सेना की शान। इतने सारे मेडल्स इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत को दिलवाए हैं। कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन से लेकर के आतंकियों को मारने से लेकर के पूरी दुनिया में भारत का झंडा जो है, भारत का परचम जो है, उसको बुलंद करने वाले हमारे भाई। कैसे हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया वैभव। सबसे पहले तो आपके डीओ न्यूज़ के जितने सुनने वाले साथी हैं उन सबको मेरा जय हिंद। और मैं आपके पिताजी जो अंकल हैं उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ हो और वापस जैसे वो पहले थे वैसे परिवार के बीच में आए। धन्यवाद सर। सर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। बहुत टाइम बाद हम साथ में बैठे हैं कैमरे पे। पहला सर, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। लालू यादव ने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी का तो परिवार ही नहीं है, तो उनको क्या पता परिवार के बारे में, पारिवारिक मूल्यों के बारे में। तो सर आपका एज अ सोल्जर आपका पहला रिएक्शन क्या है इस स्टेटमेंट पे? वैभव, मेरा मानना है, मैं एक फौजी हूँ, तो फौजी जब कश्मीर में लड़ता है या सरहद पे कहीं भी जब लड़ रहा है तो वो किसके लिए लड़ता है? क्या वो अपने खुद के परिवार के लिए लड़ता है? नहीं। जैसे मैं जब कश्मीर में था या बाकी भी जो सोल्जर्स हैं उनके परिवार तो देश के विभिन्न राज्यों में हैं, कहीं राजस्थान, कहीं हरियाणा, कहीं तमिलनाडु, केरला, मणिपुर, सब जगह यूपी, अलग अलग जगह पे हैं। तो क्या वो अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो ये मानते हैं, सोल्जर्स ये मानते हैं कि भारत, पूरा देश उनका परिवार है। देश का हर नागरिक उनका भाई, बहन, चाचा, ताऊ, मतलब या अग्रज, दादा दादी के समान मानते हैं उनको। और मोदी इस देश के सैनिक हैं। मोदी भी पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। मोदी क्या उनके बच्चे हैं? नहीं, वो पूरे देश के बच्चों को अपना बच्चा मानते हैं, देश की सारी बहनों को अपना बहन मानते हैं, बड़ों को अपना बड़ा मानते हैं। वो व्यक्ति फकीर है, वो पूरे देश के लिए काम कर रहा है, सुबह से लेके शाम तक 20-20 घंटे, 21-21 घंटे। आपने देखा होगा कि रात की मीटिंग 3:30 बजे ख़त्म होती है, 4 बजे बंदा घर जाता है, सुबह अगली मीटिंग में, सुबह 7 बजे कहीं उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। किसके लिए कर रहा है? वो देश को अपना परिवार समझते हैं, इसलिए तो कर रहे हैं। बात रही लालू यादव जी की, लालू यादव जी ने अपने परिवार के अलावा, अपनी पत्नी के अलावा, अपने बच्चों के अलावा, अपनी बेटियों के अलावा
इस देश में किस आदमी के, किस परिवार का भला किया है। जब वो चारा घोटाले में जेल में गए, उनकी पत्नी, उनके क्या पार्टी में और कोई एमएलए क्या ज्ञानी या कोई योग्यता वाले नहीं थे, लेकिन नहीं, सबको काट के राबड़ी देवी जी को उन्होंने सीएम बना दिया। जब वो रिटायर हो गई तो अपना बेटा लालू यादव जी ने, जो तेजस्वी यादव है, उनको बना दिया। दूसरे बेटे को उन्होंने मंत्री बना दिया, बेटियों को कहीं एमएलसी, कहीं राज्यसभा, ये बना रहे हैं। तो लालू यादव जी को पूछना चाहिए पूरे देश को कि परिवारवादी हैं कौन। ये जो परिवारवादी जो लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जात, अपने धर्म या भाषा के नाम पे देश के लोगों को गुमराह करके अपने बच्चे चार्टर्ड प्लेन में घुमाते रहेंगे और देश के जो आम लोगों के जो बच्चे हैं उनको सड़कों पे खड़े रखेंगे, उनको कतारों में खड़ा करके रखेंगे। उनको ये लोग कभी भी आगे नहीं आने देंगे। इसीलिए लालू यादव जी को या कांग्रेस की जो ये डायनेस्टी है, गांधी डायनेस्टी, इन लोगों को मोदी के परिवार से तकलीफ है। यानी मोदी का परिवार, भारत देश, इन लोगों को, पूरे देश के जागरूक युवाओं से, आप जैसे लोगों से, हमसे, देश के जो युवा जो समझते हैं कि देश कहाँ जा रहा है, उन लोगों से इनको तकलीफ। तो मेरा मानना है भारत देश मोदी जी का परिवार है और पूरा देश भी मोदी जी को, हमारी जो माताएं बहनें वो उनको अपना बेटा मानती हैं, भाई मानते हैं। हम जैसे लोग हैं उनको हमारा बड़ा भाई या हमारे अग्रज मानते हैं, पिता तुल्य हमारे लिए। और उनके लिए, उनके सैनिक हम हैं। मोदी जी कहेंगे उनके लिए हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि हमें भरोसा है अंदर कि ये व्यक्ति देश के साथ खड़ा है, ये देश के भविष्य के साथ खड़ा है, ये देश की सांस्कृतिक जो उत्थान हो रहा है उसको आगे ले जाने वाला है, ये देश की जो खोई हुई गरिमा है उस गरिमा को ये वापस पुनर्स्थापित कर रहा है। इसलिए हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। ये 24 कैरेट व्यक्ति है और जब 24 कैरेट व्यक्ति होता है तो लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि मोदी जी, जो आदमी खुद के लिए लड़ता है उसको कहीं ना कहीं वो हार सकता है, लेकिन जब आप देश के लिए, समाज के लिए, जब देश के करोड़ों युवाओं के लिए लड़ रहे हैं तो आपकी सेना इतनी बड़ी है, तो इसलिए मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। ये इन लोगों का जो शायद सोच है, शायद ये छटपटाहट है, ये इनकी कुंठा है जो भी बाहर निकल के आ रही है। जो लालू यादव जी हैं, इन्होंने चारा घोटाला किया। नरेंद्र मोदी जी का 22 साल 23 साल का राजनीतिक कैरियर है, 10 रुपए का कोई घोटाला बता नहीं सकता। अदरवाइज ये कांग्रेसी ऐसे लोग हैं कि नरेंद्र मोदी जी को ये फांसी चढ़ा देते अगर 10 रुपए का भी कहीं घोटाला मिल जाता तो। ये व्यक्ति की भगवान का, भगवान शिव का, भगवान राम का इनके ऊपर कृपा है कि ये व्यक्ति को कुछ नहीं कर पाए और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये मेरा मानना है। मैं आज भी कह रहा हूँ, पूरा देश मोदी जी का परिवार है और पूरा देश मोदी जी को अपना बच्चा, अपना भाई, अपना अग्रज, अपना पिता तुल्य या अपने जो गुरु हैं वैसे मानते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। देखो, लोग विरोधी भी होते हैं, विरोध अगर मोदी जी का करना तो उनकी नीतियों का विरोध करो। ये क्या बात हुई कि कोई परिवार नहीं है? ये जो छोटे लोग होते हैं, जो घटिया लोग होते हैं, जिनकी सोच, जब आप तर्क से किसी को नहीं गिरा सकते तो आप गाली गलौज पे उतर आते हैं, और लालू यादव जी ने जो किया वो गाली गलौज के बराबर है और इन चुनावों में नतीजा मालूम चल जाएगा। सर, आप मोदी जी को जिस तरह से आप एम्पलीफाई कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, पूरा देश उनका परिवार है, सांस्कृतिक जो गरिमा है उसको लौटाने का काम कर रहे हैं, तो इसका बेसिस क्या है आपका? मतलब इसका कोई बेस होगा इस आर्गुमेंट का, या इट्स जस्ट आपको ऐसा फील होता है इसलिए आप कह रहे हैं? नहीं, सिर्फ फीलिंग के आधार पे नहीं कह रहा हूं मैं। आप देखिए कि मैं देश के युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, 497 साल, 500 सालों तक इस देश के बहुसंख्यक समाज हिंदुओं ने एक संघर्ष किया और कम से कम 50,000 से ज्यादा हिंदुओं ने कुर्बानियां दी, बलिदान दिया। जो हिंदुओं के सबसे बड़े देव हैं भगवान कृष्ण, भगवान राम और भगवान शिव। राम मंदिर जिसको एक आतंकवादी बाबर ने अपने एक समलैंगिक साथी की याद में बनाया, भगवान राम के मंदिर को तोड़ के, 500 साल तक हिंदू समाज ने संघर्ष किया, 50,000 से ज्यादा लोगों ने कुर्बानियां दी। और इस देश की वो पार्टी जिसने देश पे 60 साल राज किया, उसने देश के सबसे बड़े कोर्ट में जाके ये कह दिया कि राम काल्पनिक हैं। इसका मतलब है
कि देश के 85-90 करोड़ जो हिंदू हैं उनके जो भगवान हैं वो यथार्थ नहीं है, वो सब झूठ है, वो सिर्फ कल्पना है। उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया था। मैं तो वैभव इस देश की जो जुडिशरी है, मैं तो उससे भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि 1947 के बाद में जब आपने इस केस की हियरिंग शुरू कर दी, आप कहते हैं आपने एडमिट कर ली वो एप्लीकेशन, प्ली अप आपने ले ली, स्वीकार कर ली कि इस पे केस चलेगा, डिसीजन देंगे इस पे। इसका मतलब आप भी ये मानते हैं कि राम के ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि राम थे या नहीं। अगर ऐसा है तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट, देश के सारे हाई कोर्ट, सारे सेशन कोर्ट, उनके माननीय जो न्यायमूर्तिज हैं, उनसे भी मेरा एक सवाल है कि फिर आपने इतनी सालों तक रामनवमी की छुट्टियां क्यों ली? आपने हर साल हर कोर्ट में रामनवमी की छुट्टी होती है। जब राम काल्पनिक ही हैं तो कल्पनाओं के आधार पे भी आपने मान लिया कि छुट्टी ले रहे थे। फिर तो आप, ये लोग, इन्होंने राम को झूठा करार दे दिया। इन्होंने 50,000 लोगों के बलिदान पे थूक दिया कांग्रेस ने। और नरेंद्र मोदी जी ने, भगवान राम का जब मंदिर बना, नरेंद्र मोदी राजा नहीं है, ये राज ऋषि हैं, ये फकीर व्यक्ति है जो भगवान राम की जहां से यात्रा शुरू हुई थी, दक्षिण से लेके उत्तर तक, लगातार 15 दिन तक इस व्यक्ति ने खाना नहीं खाया, अनाज का एक दाना नहीं लिया, सिर्फ नारियल के पानी पे। और उन सारे बड़े मंदिरों से होके वो आए। इससे देश के, हमारे जैसे जो देश के युवा हैं या हमसे जो यंग लोग हैं, उनको मालूम चला कि भगवान राम की यात्रा कहाँ से लेके कहाँ समापन हुई, और राम मंदिर के महत्व का मालूम चला। ये सिर्फ यही कर सकते थे। जमीन पे भी सोए, जमीन पे सोए। अगर कोई राजा होता तो उसको जमीन पे सोने की जरूरत नहीं है। अगर कोई राजा होता उसको अनाज छोड़ने की जरूरत नहीं है। गरीब आदमी हो सकता है अनाज छोड़ते खाना ना मिले। नरेंद्र मोदी जी को आज कोई कमी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको तीनों टाइम का खाना तो वाजिब है ना, लाजिम है, मिलना चाहिए ना। लेकिन उस व्यक्ति ने किसके लिए किया? ये श्रद्धा दिल से आती है, आत्मा जब कहती है, और उनके चेहरे पे दिखता है। आपने देखा राम मंदिर में जो उनके स्पीच का पहला जो सेंटेंस था, शायद आपको याद होगा वैभव, उन्होंने कहा कि अब हमारे राम लल्ला बाहर टेंट में नहीं रहेंगे। तो ये आवाज नरेंद्र मोदी की आवाज नहीं है, ये देश के 90 करोड़ हिंदुओं की आवाज है। हिंदुओं को कांग्रेस ने एक ठंडी चादर उड़ा के सुला दिया था। उनको तो ये भर दिया उनके दिमाग में, ये जितने मैकोले पुत्र हैं, ये जो बाहर से पढ़ पढ़ के जितने भी आए हुए हैं कांग्रेसी, इन्होंने लोगों के सामने राम को काल्पनिक बना दिया। कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में ये प्रूव करने की कोशिश की राम काल्पनिक हैं। आज ये मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। इनको तो शीशे में शक्ल देख के अगर देख लें, अगर इनको अंदर आत्मा जिंदा हो तो ये आज के आज मर जाएं। लेकिन इनके अंदर ईमान नहीं है, इनके अंदर न धर्म का नाम है। ये लोग, इनका कोई धर्म नहीं है, ये सारे के सारे अधर्मी लोग हैं। मैं आपको देख रहा हूँ वैभव, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। मैं आपसे 15 साल पहले जब मैं राष्ट्रपति भवन में तब मिला था, तब आप बिल्कुल एकदम यंग बच्चे थे, आप मिलने आए थे। मेरे को वो दिन याद है। उस दिन में और आज के दिन में आप में जो एक 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उस समय आप एक यंग थे, जोश तब भी था, जोश आज भी है, लेकिन आप थोड़े से लेफ्ट लीनिंग थे। मतलब जो अर्थ, इसमें कोई गलत नहीं है वैभव, जो भी यंग बच्चा होता है 16, 17, 18, 19 साल का, वो थोड़ा सा वामपंथी विचारों से ज़्यादा प्रभावित होता है। लेकिन जब बड़ा होता है और उसको अपने जड़ें, अपनी संस्कृति के बारे में मालूम चलता है, तो फिर वो उसका जो फर्मा है, वो ढांचा, वो थोड़ा सीधा हो जाता है। आज आप, मैं इतने साल से देख रहा हूँ, आप धोती पहनते हैं, आप माथे पे तिलक लगाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे दुबई जाते हैं स्पीच देने, कहीं भी जाते हैं, आप तिलक लगाते हैं, आप विभूति लगाते हैं, आप जनेऊ पहनते हैं, आप माला पहनते हैं, आप रुद्राक्ष पहनते हैं, आप भगवान श्री राम का गमछा पहनते हैं, आप हनुमान जी का पहनते हैं। आप, मैंने आपको वाराणसी में देखा कि आप वहाँ पे शिव की आराधना कर रहे थे। आप में भी चेंज आया है, क्योंकि जब आपको एहसास हुआ, चाहे वो आपके माताजी, पिताजी, बड़े भाई, या आपके दोस्त हों, आपके गुरु हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे संघ के लोग हों, चाहे हमारे धर्मगुरु हों, जो देश में एक माहौल बना, उससे देश का युवा देश की मूल संस्कृति की तरफ मुड़ा।
उनको एहसास हुआ कि हमारा तो, जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, मैं उस वर्ड का यूज नहीं करूंगा, कि इन्होंने सी बना दिया था इन लोगों ने। अब लोगों को मालूम चला कि यार हमें इन लोगों ने पागल बना रखा था। अरे हमारे राम की जगह यही है। भाई साहब, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर वेटिकन में बनाएंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मक्का में बनाएंगे। अरे भगवान शिव की जो नगरी है वाराणसी, अगर वहां नहीं बनाए तो कहाँ बनाए भाई साहब, कहाँ जाएंगे? अगर भगवान श्री कृष्ण का अगर मथुरा में नहीं बनाए तो फिर कहाँ बनाएंगे? ये तो मैं आपके डीओ न्यूज़ के माध्यम से देश के जो 26 करोड़ मुस्लिम भाई हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाइयों, आप भी सारे हिंदू ही हैं। आपका जो मूल है, आपकी जो जड़ें हैं, आपके दादा परदादा या उनके भी जो बुजुर्ग हैं वो सारे हिंदू ही हैं। आप नमाज अदा कीजिए, वो एक इबादत का तरीका हो सकता है आपका, लेकिन आपकी जड़ें, आपका और हमारा सबका खून तो एक ही है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील करता हूं कि आइए, वापस जुड़िए। आप राम मंदिर भी आइए, आप भगवान जो शिव का जो हमारा मंदिर है जो वाराणसी में, ज्ञान व्यापी ही कभी मस्जिद नहीं हो सकती, है ना। और देश में 6 लाख मस्जिदें हैं, और बना लीजिए, लेकिन ज्ञान व्यापी में आप आइए और आप भगवान शिव का जो शिवलिंग है उस पर पूजा अर्चना कीजिए, आप उसके ऊपर आग चढ़ाइए। मैं तो आपसे अपील करता हूं कि आप जो मथुरा में जो ईदगाह बना रखी है, कभी ऐसा मतलब अंधा आदमी अगर हाथों से उन खंभों को टटोलेगा तो वो बोल देगा कि ये तो मंदिर है। तो किस चीज की आप बहस कर रहे हैं, और बहस करवा कौन रहा है? वैभव, मैं आपको ये भी बता देता हूं, देश का आम मुस्लिम नागरिक जो है वो ये समझता है कि ये भगवान का मंदिर है, ये शिव का है, ये श्री कृष्ण भगवान का है, वो राम का है, ये वापस हिंदुओं को दे देना चाहिए। इस देश का 90% जो मुस्लिम है, जो साथ में रहना चाहता है, काम करना चाहता है, वो चाहते हैं। लेकिन ये कांग्रेस जैसी पार्टी है, ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जिन्होंने ये फार्मूला बना रखा है जातियों का, धर्म का जोड़ के, ये बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि इनके पास न नीति है न नीयत है इस देश के लिए काम करने की। इनको पता है कि जनता को जोड़ो तोड़ो और राज करो। ये जो कांग्रेस पार्टी है, इस देश की पार्टी नहीं है बाबू, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई पार्टी है, एओ ह्यूम की बनाई हुई पार्टी है, उसका एक्सटेंशन चल रहा है। और आज जो चला रहे हैं वो सारे विदेशी हैं, चाहे इस देश के नागरिक हैं, लेकिन वो मैकोले पुत्र हैं, वो वहीं बाहर के पढ़े हुए लिखे लोग हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि बाहर पढ़े लिखे लोगों में कोई नॉलेज नहीं है, पढ़िए, लेकिन वापस आइए अपने देश में, अपने देश के लिए लड़िए, अपने देश के लिए काम करिए, देश के युवाओं के लिए कुछ काम करिए। ये लोग जाते हैं विदेशों में इस देश को तोड़ने के लिए। बाबू, मैं फौजी हूं, और मैंने 2009 में जोधपुर के अंदर संघ के कार्यक्रम में मैंने कहा था कि इस देश में जब तक 370 जब नहीं हटाया जाएगा तब तक ये देश एक नहीं है, और इसको सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। आप पुराना वीडियो निकाल लीजिए, मैंने कहा या तो कोई करेगा, नहीं करेगा तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, और उन्होंने किया। आज राहुल गांधी क्या कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो हम 370 को वापस बहाल कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जब हटाया है, उन्होंने देश को एक किया। राहुल गांधी ये कह रहा है कि 370 को मैं वापस लागू कर दूं। 370 को वापस लागू करने का मतलब है जो पाकिस्तान चाहता है वो काम राहुल गांधी कर देंगे। इसका मतलब है कि इस देश में पाकिस्तान का एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, और वो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा लीडर है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को इंडिया में लड़ने की जरूरत नहीं है, उनका एक आदमी यहां इंडिया के अंदर हमारी छाती पे बैठ के एक राजनीतिक पार्टी के रूप में हमसे लड़ रहा है। इस देश के युवाओं को शायद ये समझ नहीं आ रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। 370 का मतलब है कि इस देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 झंडे, और कांग्रेस वो विदेशी पार्टी है। भाई, वो एक चीज बताओ कि कोई चोर आदमी है, वो अपने घर में आता है और हमें कहता है कि चोरों से सुरक्षा करने के लिए, बचाने के लिए आपको मैं मेरा एक दूसरा चोर आपके घर में बैठा देता हूं। अंग्रेजों ने एओ ह्यूम जो अंग्रेज था उसको कांग्रेस पार्टी स्थापना इसीलिए करवाई थी कि उनका राज चलता रहे। वो बाद में बात अलग है कि सुभाष चंद्र बोस और आर संघ और सब लोगों ने मिला, और वर्ल्ड वार 2 की सिचुएशन ऐसी हुई कि देश को आज़ाद करना पड़ा। वही कांग्रेस पार्टी कंटिन्यू करती गई, वही पार्टी कंटिन्यू करती गई, और उसके जितने शिक्षा मंत्री बने उन्होंने इस देश की शिक्षा नीति के साथ ये कर दिया कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, जितने जो देश के लिए लड़ने वाले थे,
उन सब को मिटा दिया और अकबर को देश का बाप बना दिया, बाबर को देश का बाप बना दिया, औरंगजेब को देश का बाप बना दिया। दिल दुखता भाई, दिल दुखता है हमारा। बस सिर्फ ये बचा है कि अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ जाए तो सिर्फ एक कमी इन्होंने छोड़ी थी कि देश में सड़कों का नाम जिन्ना रोड नहीं किया इन्होंने। बाकी बाबर, औरंगजेब, किनके यार, हमारे बाप दादाओं को जिन्होंने मार दिया है, जिन्होंने लाखों के लाखों हिंदुओं को मार दिया, उनको इन्होंने महिमा मंडित करके देश की राजधानी में उनके नाम पे सड़कें। सर, इजराइल में हिटलर रोड हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकता, यही अंतर है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जरूरत है इस देश की। अगर नरेंद्र मोदी 2014 में नहीं आते तो वैभव, मैं आज आपको बता रहा हूं, ये कांग्रेसी देश को बेच देते बुंगड़ों के भाव। बुंगड़े समझ तो राजस्थानी में होता है चनों के भाव, ये बेच खा के भाग जाते हैं लोग। ये तो भगवान का खुद का इंटरवेंशन है कि नरेंद्र मोदी आ गए और एक फकीर आदमी आ गया जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है और जो एक ही मिशन में लगा हुआ है कि कुछ भी हो जाए हमें हमारे देश को आगे लेके आना। देश की जो खोई हुई संस्कृति है, सिर्फ राज से काम नहीं चलता। जब तक युवाओं में, देश के लोगों में अपनी जड़ों के लिए, अपने माँ बाप, अपने संस्कृति, अपने त्योहार, अपने भगवान, उनके प्रति आस्था, इस मिट्टी के लिए मोहब्बत नहीं होगी, तब तक वो देश आगे नहीं जा सकता। अगर जाता भी थोड़ी देर के बाद में पीछे गिर सकता है। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा जो योगदान है वो देश की सांस्कृतिक उत्थान है, वापिस जड़ों की तरफ देश के युवाओं को मोड़ना। और इसीलिए हम नरेंद्र मोदी के सैनिक लड़ेंगे इसके लिए। सर, लेकिन फिर ये होता है ना कि फिर ये तो धर्म की राजनीति है, और जो धर्म की राजनीति है, भारत तो एक सेक्युलर देश है। तो आप बताओ वैभव कि नरेंद्र मोदी जी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो क्या अधर्म की राजनीति करें? नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वो बिल्कुल धर्म की राजनीति है। और उस राजनीति के अंदर देश में बिना जात पात या किसी के मजहब के आधार पे पूरा काम किया गया है। देश में 10-12 करोड़ जो टॉयलेट बनाए गए हैं, क्या किसी भी समाज से पूछा गया है कि आप दलित हैं तो आपको बना देंगे, अगर आप मुस्लिम हैं तो नहीं बनाएंगे? जितने भी जो बने हैं वो बिना किसी जात धर्म उनके आधार पे बनाए गए हैं, मजहब के आधार पे बनाए गए। सबको समान रखा गया है। धर्म का मतलब तो यही है ना। फिर जितने भी जो उज्ज्वला योजना है, जिनको बहनों को गैस सिलेंडर दिए गए, क्या किसी भी महिला से ये पूछा गया कि आप मुस्लिम हैं तो आपको नहीं देंगे या आप हिंदू हैं तो आपको देंगे? नहीं, ये किसी में भी भेदभाव नहीं किया गया। जो आज जल शक्ति के तहत जो पीने के पानी के जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनको घर दिए गए हैं, क्या एक भी देश का किसी भी समुदाय का, किसी भी मजहब का आदमी, चाहे वो मुस्लिम भाई बहन क्यों नहीं, वो आके ये कह दे कि हमें इसलिए छोड़ दिया गया कि हम मुस्लिम थे? नहीं, ये भेदभाव किया ही नहीं गया। तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और अगर इस देश में रह के अगर सनातन धर्म की राजनीति नहीं करे तो क्या जो विदेशी जो धर्म जो चल रहे हैं उनकी राजनीति करे? ये देश है किसका? ये देश तो सनातन धर्म वालों का ही है। फिर उसमें ब्रांचेज हो गई हैं, ये तो आप भी मानते हो, उसी सनातन से निकले हुए सारे हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, सारे के सारे हम हैं तो एक ही। मैं तो आपके डीओ न्यूज़ के सभी सुनने वालों को कह रहा हूं, देश के 99.999% मुस्लिम भाई भी सारे के सारे हिंदू हैं। आज हमारा अगर डीएनए मैपिंग हो जाए तो इकबाल भाई भी हमारी तरह राम सिंह, श्याम सिंह वो ही निकलेगा भाई। ये तो ओवैसी जैसे लोग जो औरंगजेब को खुदा मानते हैं, ये तो कांग्रेसी लोग जो बाबर को भगवान मानते हैं, ये तो इन लोगों ने गंद मचाया हुआ है। सर, ओवैसी ने तो अपने नाम के आगे सैयद लगा लिया है ना, मतलब अब वो तो प्रॉफिट की फैमिली से आता है। मतलब सैयद इस देश में जितने हैं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, अब सब कुछ छोड़ दिया, आप राजस्थान में निकालिए जी, आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में जितने सैयद होंगे ना उतने पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं है, सिर्फ राजस्थान में जितने। तो इसका मतलब क्या पैगंबर साहब राजस्थान से थे? और ओवैसी के जो परदादा थे वो खुद हिंदू थे और ओवैसी सैयद है। अब ये जो घालमेल है ना, ये समझ में नहीं आती कि ओवैसी कैसे सैयद हो सकता है अगर परदादा हिंदू था। परदादा हिंदू है तो ये जो मुस्लिम भाई हैं उनको समझना पड़ेगा, ये इनको समझना पड़ेगा कि ओवैसी इस देश को तोड़ने वाली राजनीति का हिस्सा है। राहुल गांधी और ओवैसी ये दो वो व्यक्ति हैं जो जिन्ना चाहता था कि हिंदुओं को
सनातन धर्म को मानने वालों को जाति के आधार पर तोड़ दिया जाए और बाकी को सबको एक कर दिया जाए। और मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी नहीं आते और गलती से अगर राहुल गांधी जैसा आदमी बन जाता, तो जो पाकिस्तान के लोग जो चाहते थे, पाकिस्तान आईएसआई जो चाहती थी, या चाइनीज जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो जो चाहती थी, हिंदुस्तान में वो का वो ही शासन चलता। आप और मैं, हम सारे देश के जितने सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमें सांस लेने से पहले इनसे इजाज़त लेनी पड़ती। न राम मंदिर बनता, न काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्वार होता, न आज जो काशी के घाट पे या हरिद्वार में जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जितने भी जो धर्म में जो आस्था जिनकी है, वो लोग वहाँ जा ही नहीं पाते। एक समय ऐसा आ जाता कि ये लोगों को ऐसा एहसास करवा देते कि पूजा पद्धति करने वाले लोग या जो भगवान में आस्था रखने वाले लोग, ये कलंकित लोग हैं। राहुल गांधी तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि मंदिर लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मंदिर जाने वाला आस्था रखता है मिट्टी में, परिवार में, संस्कृति में, सद्भाव में, समाज में, प्रकृति में, देश में, मातृभूमि में। ये नरेंद्र मोदी का फार्मूला है कि मंदिर जाने वाला आदमी कौन है। और राहुल गांधी ये कहता है कि मंदिर लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, क्योंकि जिस आदमी की आस्था ही नहीं है उस चीज में, वही ऐसी बात बोल सकता है। आप, मैं या जो भगवान में भरोसा रखने वाला आदमी कभी अपने मुंह से नहीं कहेगा कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। आपकी मेरी माँ, बहन, बेटियां भी जाती हैं, हमारे बुजुर्ग भी जाते हैं, अनाथ भी जाता है, अपाहिज भी जाता है, जिसका कोई नहीं होता वो भी जाता है वहां पे। ऐसी बात करने वाला आदमी वो कभी भी सनातन धर्म का साथी नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी सनातन धर्म के वाक है, झंडा वाक है। किसी को तो झंडा उठाना पड़ता है। आज हम उनके पीछे चल रहे हैं, तो हम उनके सैनिक हैं। सर, इसमें ये भी तो कहते हैं ना कि भाई, ये सारे के सारे कहते थे कि मतलब जातिगत जनगणना करवाइए, पता चले जिस जाति का जितना नंबर है उसको उतना रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। मोदी गवर्नमेंट ने नहीं कराया। ये सबको दलित की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते, सबकी बात करते हैं। नरेंद्र मोदी तो खुद ओबीसी है ना, वो खुद ओबीसी, पिछड़ी जाति से आते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको पिछड़ा क्यों नहीं मानते ये? पहले तो बाबू, मैं जातिगत जनगणना के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा यह मानना है इस देश को अगर तोड़ा जाएगा तो वो जातियों में विभाजित करके तोड़ा जाएगा। इस देश का जो ओरिजिनल, जो मूल धर्म है सनातन धर्म, उसको कमजोर सिर्फ जातियों में बांट कर किया गया। नरेंद्र मोदी वो गैप दूर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। जो पिछड़े थे उनको आगे लाना है, और वो ला भी रहे हैं। जो सरकारी जितनी योजनाएं हैं वो पिछड़ों को आगे लाने के लिए लगी हुई हैं। आप देखिए कितने जो गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जो लोगों को घर दिए गए हैं, जो पानी के कनेक्शन दिए गए हैं, वो किसी बड़े बिजनेसमैन को नहीं दिए गए ना, उनके पास ऑलरेडी है। तो और टैक्स भी थोड़ा, जो टैक्स से जो भी जितना भी पैसा आता है, सबसे ज़्यादा कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनमें लग रहा है। बात आपने कहा कि ये जो जातिगत जनगणना क्यों करना चाहते हैं और अपने टाइम में क्यों नहीं की। यही कांग्रेस सरकार है जिसने 2012 या 2011 में जब जातिगत जनगणना के लिए जब हुआ तो इन्होंने मना कर दिया। और आज ये इसलिए करना चाहते हैं कि इनको पता चल गया कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग जातियों से पीछे हटके अब एक मंच पे आ गए हैं। वो कह रहे हैं जातिवाद में। और मैं इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई अगर जिस भी जाति का, उनको अपनी जाति पे गौरव करना चाहिए, लेकिन जैसे एक पेड़ है, पेड़ के अलग अलग ब्रांचेज हैं, लेकिन पेड़ की पहचान, ब्रांचेज कम, उसका जो मूल है, तना, वो ज़्यादा है। कोई ये तो नहीं कहेगा इस पेड़ पे, आम का पेड़ है, इस पे ये टहनी ये है, वो नहीं। पहचान तो आम की है ना, कि आम का पेड़ है। तो सनातन धर्म की पहचान तो वही है ना, कि मूल तो वो है। उसके बाद में अलग अलग जातियाँ, सब कास्ट, वो सब कुछ है। हर आदमी को अपनी कास्ट पे फक्र करने का, घमंड करने का या अभिमान करने का हक है, लेकिन उससे ज़्यादा उनको ये हक है कि वो अपने मूल के ऊपर अभिमान करें कि हम सनातन धर्म के लोग हैं सारे के सारे। और ये बात कांग्रेस, ये बात सोरोस गैंग जो बाहर बैठा है, ये बात वामपंथियों को पची नहीं रही, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई हैं।
जो खान मार्केट गैंग जो बैठ के ये प्लानिंग करता था कि कैसे तोड़ें और कैसे हम शासन में आए, कैसे पत्रकार बैठ बैठ के मंत्रियों के डिपार्टमेंट डिसाइड करते थे। आज वो सारे बेरोजगार सारे बेरोजगार हैं, सारे सड़कों पे आ चुके हैं। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने सनातन धर्म को मानने वालों को एक मंच पे खड़ा कर दिया। आज भी कुछ लोग बचे हुए हैं। मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आपको विरोध करना है नरेंद्र मोदी जी का, और कीजिए आप, हम मना नहीं करते। आप मूल्यों पे कीजिए, आप सिद्धांतों पे कीजिए, आप नीतियों पे कीजिए। हो सकता है कि हमसे भी कुछ गलतियां हो रही हों, तो अगर विरोध आप सही नीतियों से करेंगे तो शायद हमारे पे भी दबाव पड़ेगा और हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन आप विरोध सिर्फ ये कर रहे हैं कि इनको बांट दो, तो जब आपके टाइम में आपने क्यों नहीं बांटा? और बांटने का मतलब सिर्फ एक है, इस देश को तोड़ना है। ये देश अब जातियों के आधार पर नहीं बन सकता। सर, सारी जातियों का जो इतिहास है वो वीरता और गौरव से भरा हुआ है। राजपूतों का इतिहास भी है, बिल्कुल, जाटों का इतिहास भी है, मराठाओं का भी इतिहास है, यादवों का, अहीरों का, सबका। आप देख लीजिए, महाराणा प्रताप के साथ जो सेना लड़ी वो तो भीलों की सेना थी। ठीक। और उनके तो जो शासन में जो एक दो तो ऐसे ही लोग थे जो मुस्लिम समुदाय से थे, वो उनकी तरफ से लड़े थे। इवन छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी भी नेवी का जो हेड था वो मुसलमान था। बिल्कुल। तो लेकिन हम ये देखते हैं कि जो अपने सांस्कृतिक मूल्यों में विश्वास करने वाले मुसलमान हैं, उनको फिर ये मस्जिदों से फतवे देकर के इस्लाम से खारिज भी करा देते हैं, बातिल भी करा देते हैं कि भाई ये तो मुर्तद है, ये तो मुसलमान ही नहीं है। अब अब्दुल कलाम, आप देख लीजिए, इस देश के मुसलमानों को भी सोचना चाहिए। बुरहान वानी का जब जनाजा उठता है तो वहां जो भीड़ होती है, याकूब मेमन का जब जनाजा निकलता है तो उसमें जो भीड़ होती है, और जब एपीजे अब्दुल कलाम को दफनाया गया तो वहां पे कितनी भीड़ थी। तो ये नंबर सर जो सपोर्ट में निकलते हैं कि वहां पे तो 50,000, 80,000, 1 लाख लोग आते हैं नमाज जनाजा पढ़ने, अब्दुल कलाम के उसमें नहीं आते इतने। इस पे मेरा एक टेक है, समाज के जो बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि समाज को किस तरफ लेके जाएं। आपने देखा नरेंद्र मोदी जी ने जो 15 दिन की यात्रा की, अन्न नहीं खाया, व्रत रखा, और सारे उन मंदिरों में जमीन पे सोते गए। पूरा देश का जो सनातन समाज है वो एक जगह उनके पीछे एक पॉजिटिव कोज के लिए हो गया कि हम वापस अपने देश की सांस्कृतिक विरासत को लेके आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि डॉक्टर कलाम, मैं आज देश के सारे मुस्लिम भाइयों से कहता हूं कि आप डॉक्टर कलाम बनिए। आप ओवैसी या बुरहान वानी या याकूब मेनन के चाहने वाले या उनके प्रशंसक मत बनिए, या उनके जैसे मत बनिए। अगर आप कलाम बनोगे, इस देश का 90 करोड़ हिंदू समाज आपको कंधों पे बैठाएगा, माथे पे बैठाएगा, आपको सलाम मारेगा। लेकिन देश का पहला नागरिक बनाया, देश का सर्वोच्च पद है, उसके ऊपर उनको बैठाया। लेकिन अगर आप बुरहान वानी के जनाजे में जाओगे, जिसने कश्मीर में हमारी 400-500 जो बहनें थी उनके साथ बलात्कार किया, इतने सरपंचों का कत्ल किया, इतने सैनिकों का कत्ल किया, अगर आप उसके जनाजे में जाते हो, या आप याकूब मेनन जिसने मुंबई बम ब्लास्ट का मुख्य अभियुक्त है, अगर उसके जनाजे में जाते हो और फिर मेरे से या देश के किसी आम नागरिक से आप ये एक्सेप्ट करते हो कि फिर भी हम आपको बोलें कि आप हमारे भाई हो, ऐसा हो नहीं सकता। तेल और पानी कभी साथ मिल नहीं सकते। मिलना है तो पानी को पानी बन के ही मिला सकते हो आप, या तो फिर आप पानी को तेल बना दो। तेल तो बन नहीं सकते ना हम। अगर याकूब मेनन के जनाजे में जाते हो तो हम आपको गद्दार ही कहेंगे। याकूब मेनन के जनाजे में जाते हो तो हम आपको जिन्ना की औलाद ही कहेंगे। सबको कहना चाहिए, मेरे को ही नहीं, पूरे देश को कहना चाहिए, फिर चाहे कोई भी हो, फिर चाहे उसके जनाजे में चाहे हिंदू जाए, चाहे सिख जाए, चाहे कोई भी जाए, याकूब मेनन वो चेहरा है, आतंक का चेहरा है, आतंक का चेहरा है। ये बात कांग्रेस को आज तक समझ में नहीं आई है वैभव। 26/11 मुंबई पे इतना बड़ा हमला हुआ, दिल दुखता, हम फौजी लोग, हमारा दिल दुखता है कि देश के ऊपर इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ और देश का एयरफोर्स चीफ जाके प्राइम मिनिस्टर से कह रहा है कि हम पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पे हमला करना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि मैडम से पूछ के बताएंगे। मैडम से पूछ के बताओगे? ठीक है, पहली बात तो प्रधानमंत्री को मैडम से पूछना ही नहीं चाहिए। क्या प्रधानमंत्री से ऊपर भी कोई होता है क्या?
पहली बार हमें मालूम चला कि इस देश में प्रधानमंत्री के ऊपर भी कोई एक सुपर प्रधानमंत्री है। चलो पूछ के बताएंगे। और फिर सोनिया गांधी जी जिन्हें ये कैसे डिसाइड किया कि हमारे देश में इतने लोगों की जाने, ताज के ऊपर जो अटैक हुआ मुंबई में 26/11 का, इतने लोग मारे गए, आपने बदला लेने की बिल्कुल नहीं सोची। जब देश का एयरफोर्स चीफ आके आपको कह रहा है, क्या सोनिया गांधी को लड़ना वहां पे पाकिस्तान पे अटैक करने के प्लेन क्या उनको उड़ाना सुखोई? नहीं, वो तो हमारे एयरफोर्स के पायलट उड़ाएंगे ना। क्या सोनिया गांधी को जाके लड़ना वहां पे? क्या राहुल गांधी को जाके लड़ना? लेकिन इन लोगों ने इजाजत नहीं दी। इसलिए मैं खुले मन से आज हमेशा की तरह आज फिर कहता हूं कि 26/11 का जो हमला है वो आरएसएस को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर करवाया। अदरवाइज कोई भी खुददार वाला जिसका दिल इस देश के लिए धड़कता है, अगर देश में इतना बड़ा हमला हो जाए, पाकिस्तान को गला दबा देना चाहिए। देश का एयरफोर्स चीफ आके आपको कह रहा है हम हमला करना चाहते हैं, आप इजाजत नहीं देते हैं। इस शर्म की बात है। और ऊपर से इनके नेताओं ने क्या कहा कि जो हमलावर आए उन्होंने अपने नाम हिंदू रखे, हाथ में उन्होंने कलावा बांधा, नाम सब। वो तो शायद ऊपर वाले की, महादेव की कृपा थी कि वो जिंदा पकड़ा गया। उसके बावजूद दिग्विजय सिंह ने 26/11 आरएसएस की साजिश जो है वो किताब लॉन्च कर दी। उन्होंने कर्नल पुरोहित जैसा बहादुर सैनिक, मैं आज आपके मन से फिर कह रहा हूं, जब मैं कश्मीर में स्पेशल फोर्सेज में था तो कर्नल पुरोहित इंट के ऑफिसर थे और मेरा और उनका रूम आजू बाजू था, मैं उनके साथ रहा था। और जब उनको गिरफ्तार किया गया देशद्रोह के आरोप में, मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। मैं एक छोटा अफसर हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो आदमी देशभक्त आदमी है। वो अपनी जान पे खेल के हमारे साथ ऑपरेशंस में, मेरे को आज भी पता है खाना बल में जब मेरी यूनिट थी तो खाना बल में कर्नल पुरोहित एक जिप्सी में जाके उन्होंने एक टेररिस्ट को सिर्फ एक पिस्टल के साथ पीछे से पकड़ के लेके आ गए थे। उस बहादुर ऑफिसर को पूरा करियर बर्बाद किया, उसको बदनाम किया और उसके साथ में ये एक ऊपर मोहर लगा दी कि ये आरएसएस की साजिश है 26/11। मैं जब तक जिंदा रहूंगा और मैं जितने भी युवा हैं उनसे हमेशा एक चीज कहूंगा, दोस्तों हमारे विचार हो सकता ना मिले, लेकिन जहां देश की बात है, देश की संप्रभुता की बात है, देश की एकता अखंडता की बात है, देश की इज्जत की बात है, देश के लोगों की जान की बात है, तब हमें सबको एक रहना है। और कांग्रेस पार्टी, ये भारी दिल से लेकिन सच्चाई बोल रहा हूं, ये पाकिस्तान की एक पार्टी है। मैं कांग्रेस में रहने वाले नेताओं से भी कई बार मैं पूछता हूं कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है भाई, है ये बता दो कि आप इनको ढो रहे हो, इस एक विदेशी पार्टी को ढो रहे हो, इस एक परिवार को ढो रहे हो। अगर आपको लड़ना है बीजेपी से, लड़िए, आप नई पार्टी बना लो, कौन मना कर रहा है। देश में कांग्रेस में अच्छे लोग हैं, ऐसी बात भी नहीं है, कांग्रेस में भी पढ़े लिखे लोग हैं, कांग्रेस में कुछ समझदार लोग भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। लेकिन मेरे को समझ नहीं आता कि ऐसी क्या मजबूरी है कि इन लोगों को जो पाकिस्तान से मिले हुए हैं। अब आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं और आपके जितने श्रोता हैं उनसे भी पूछ रहा हूं, कल को अगर आपके पिताजी या माताजी, आपकी बहन या आपकी बेटी के ऊपर या आपकी धर्मपत्नी पे अगर हमला हो जाए, आप क्या करेंगे? क्या आप हाथ पकड़ के बैठ जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपके सुनने वाले सारे साथियों से पूछता हूं, अगर आपकी माँ, बहन, बेटी, बुजुर्ग, आपकी धर्मपत्नी, किसी के ऊपर अगर कोई हमला कर दे, उनकी इज्जत लूट ले, आप क्या चुप बैठ जाएंगे? अगर बैठ जाएंगे तो फिर आप नामर्द हैं यार। अगर आप बैठ गए तो आपके अंदर दिल, जिगर, आत्मा मर गई, इस सारा कुछ नहीं है। फिर आप बहुत है इस धरती के ऊपर। अगर देश को आप अपना मानते हैं तो पाकिस्तान से बदला क्यों नहीं लिया गया? इतना बड़ा हमला हुआ और दूसरी तरफ उरी में पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों की हत्या की। रात को नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उनके अंदर घुस के मारा। उसके बाद में क्या, बालाकोट स्ट्राइक की। पाकिस्तान तब से है ना चू नहीं कर रहा है, चू नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की वो जो अगर मूवी का डायलॉग है ना, तो ऐसी फटी पड़ी है कि अगर गलती से कुछ कर दिया तो इस बार नरेंद्र बाबा एक हथौड़ा मारेंगे सिर पे, सर ही फोड़ देंगे, खत्म कर देंगे पाकिस्तान को। ऐसा भरोसा होना चाहिए देश के युवाओं में कि अगर हमारे देश में कुछ कर दिया तो हमारा नेता ये जवाब देगा। सेना का आज पूछिए, आप कश्मीर में जितने भी जो कमांडिंग ऑफिसर उनसे पूछिए, उनको इतना भरोसा है कि अगर
कुछ पाकिस्तान ने किया तो हमारा लीडर है, हमें रोकेगा नहीं, हमारे हाथ नहीं बांधेगा। कांग्रेस वो पार्टी है जो जब बॉक्सिंग का मैच होता है ना, कई बार मैं आपको बताता हूँ, बॉक्सिंग के मैच में दो खिलाड़ी लड़ रहे हैं, आपने ग्लव्स पहन रखे हैं, दूसरे आदमी के ग्लव्स पहना के पीछे अगर हाथ बांध दो, कांग्रेस ने भारत की सेना का वो हाल कर रखा था, भारत की जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका हाल वो कर रखा था। इन्होंने सेना के हाथ बांध रखे थे। ये वही सेना है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। और इसके लिए एज ए सोल्जर, एज ए इंडियन, मैं इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं। था उनमें दम था, चाहे वो कांग्रेस की हो। देखो, सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए, था उसमें दम। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि दुर्गा है। नहीं कहा था, नहीं कहा था, कांग्रेसी लोग बोलते हैं। नहीं, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा था। देखो आज एक झूठ और साबित इन्होंने साबित कर दिया। वाजपेयी जी ने खुद ऑन द रिकॉर्ड भी कहा था, इसकी क्लैरिफिकेशन भी दी है कि मैंने कभी उनको दुर्गा वगैरह कुछ नहीं कहा, ये कांग्रेसियों ने बनाया है। ये कांग्रेसियों मतलब ये लोग झूठ के पुलिंदे पे खड़े हैं लोग, ये लोग। और राहुल गांधी हर जगह झूठ बोलता है, जहां भी जाता है झूठ बोलता है। क्या मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं? सर, राम मंदिर में डेली लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। मैं इस पे भी आपको एक चीज बोलूंगा। मैं देश के युवाओं से जो आपका सुन रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम तो भारत के हैं ना, सबके हैं, सनातन को मानने वाले हर आदमी के हैं। राहुल गांधी इसी देश के नागरिक हैं। उनको बुलावा दिया था कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए, वो उन्होंने मना कर दिया। अखिलेश यादव जी, उन्होंने मना कर दिया। इन लोगों ने मना क्यों किया? इन लोगों ने सिर्फ मना इसलिए किया कि इनका जो कोर वोट है, जो मुस्लिम्स हैं, वो नाराज न हो जाएं। और इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि देश के 20 से 30% मुसलमान भाई बीजेपी को वोट दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रहे हैं। और 90% मुस्लिम बहनें नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रहे हैं। आपने कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था कि क्या नरेंद्र मोदी जी धर्म की राजनीति कर रहे हैं? वैभव, नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक जो कानून वो उठाया, क्या वो हिंदुओं के लिए उठाया था? क्या मुस्लिम बहनों को एक इज्जत की जिंदगी जीने के लिए वो कदम उठाया गया था? अरे विदेशों के अंदर बुर्के पे बैन लग चुका है, मुस्लिम कंट्रीज में बुर्के पे बैन लग चुका है। सऊदी अरब में सड़क पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। जो उनके जो प्रिंस हैं वो कोड़े लगाएंगे, भैया अगर सड़क पे आप नमाज पढ़ रहे हो तो। आप इफ्तार पार्टी नहीं कर सकते। सऊदी अरब, इस्लाम का तो ओरिजिन तो सऊदी से ही हुआ ना। जब वहां का शासक ये कर रहा है तो यहाँ वाले लोग क्या क्या कर रहे हैं? अभी कल सड़क पर बैठ के यहाँ दिल्ली में नमाज पढ़ रहे थे। वैभव, देश में 6 लाख मस्जिदें हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं। 6 लाख बहुत होती हैं भाई, आप कहीं भी पढ़ सकते हो ना। और खुदा दिल में है, अगर कहीं जगह नहीं मिले तो आप दिल में भी याद कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। लेकिन सड़क के ऊपर नमाज पढ़ने का मतलब है कि यातायात को बाधित करना और लोगों को अंगुली करना। ये इसका धार्मिक नहीं है बिल्कुल भी। ये सड़क पे नमाज पढ़ना, इसका धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। ये अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं कि समय आएगा तो हम सड़कें रोक देंगे। ये नहीं चल सकता देश में, ये कानूनी मामला है। वो एक अलग तरीका है कि किसी ने लात मारी, हो सकता है डंडा मार देता। डंडा तो मार ही सकता है ना पुलिस वाला। और आपने वो अभी जो वीडियो आया है उसके अंदर जो नमाज पढ़ने वालों में एक आदमी बुर्के में है। बुर्के में तो महिलाएं होती हैं, आदमी कब से बुर्के में होने लगे? इसका मतलब अगर उसकी जांच की जाए, शायद गृह मंत्रालय जांच करेगा उसकी, कि उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। और हर साजिश जिसमें मुसलमानों को बदनाम किया जाता है उसमें कांग्रेस शामिल होती है। मैं यह आपको बता रहा हूं। जिस दिन मुस्लिम भाइयों को समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस उनको सिर्फ वोट बैंक के रूप में यूज कर रही है, मुस्लिम भाई इनको जूते मारेंगे, इनको देश छोड़ने में मजबूर कर देंगे। मैं बता रहा हूं, वो छोड़ देंगे देश, लोग छोड़ देंगे देश। ये नहीं रहेंगे इस देश में। कांग्रेस एक ख्वाब हो जाएगा। मोदी जी इसको सत्य साबित कर देंगे कि एक थी कांग्रेस, और देश के भला हो जाएगा। देश में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री जी खुद बोल चुके हैं, बीजेपी की जो टॉप नेतृत्व वो खुद बोल चुका है, हम तो चाहते हैं मजबूत विपक्ष हो, लेकिन ऐसा विपक्ष नहीं हो जो देश की जड़ें खोद रहा हो, जो देश की जड़ों में मट्ठा डाल रहा हो। इसी जिस पेड़ को उगाया है उसी पेड़ को खत्म करने में लगे हुए हैं। ये कट लेंगे देश से।
आप और मैं इधर रहेंगे, सुनने वाले करोड़ों लोग जो आपके जो श्रोता हैं वो हमें तो इसी देश में रहना भाई। तो इसलिए इस देश में रहना है तो जो देश की जड़ों में मट्ठा डालना है उसके हाथों को हमें बांधना पड़ेगा। सर वो तो इलेक्शन के बाद भी 2 दिन यहाँ नहीं टिकते लोग, तो थाईलैंड, बैंकॉक और मतलब उनकी बॉडी में थोड़ा ज़्यादा दर्द वर्द होता है तो मसाज करवाने के लिए जाते हैं है ना। मतलब इधर देश में कोई फैसिलिटी नहीं है तो उधर शायद बड़े लोग हैं, राजा लोग हैं, राजसी परिवार है। जो आप पूछ रहे थे ना कि राजा, यही अंतर है वैभव। राहुल गांधी राजा हैं और नरेंद्र मोदी राजऋषि हैं। ये देश के युवाओं से मैं बोल रहा हूँ और बहुत ही सोच समझ के बोल रहा हूँ। राहुल गांधी जो गांधी परिवार है ये एक राज परिवार है और नरेंद्र मोदी हैं वो आपके भारत का जो परिवार है उसका हिस्सा है। ये राजा और वो राजऋषि, यही अंतर है। वैभव एक चीज़ और बोलूँगा आपको मैं, नरेंद्र मोदी जी की उम्र है शायद 72-73 ईयर और राहुल गांधी शायद 55 या 54 साल के हैं या 52 साल के होंगे और लालू यादव जी शायद वो भी 74-75 साल के हैं। अब मैं आपके श्रोताओं से ही पूछ लेता हूँ कि एक साइड में आप राहुल गांधी को खड़ा करें, लालू यादव को खड़ा करें, एक साइड में नरेंद्र मोदी जी को खड़ा करें और इनका शकल देख लीजिए, आप चेहरा देख लीजिए, चेहरे का तेज देख लीजिए। आप अंधा आदमी भी ये बोल सकता है हाथ लगा के या जिनकी आंखें वो देख के बता सकते हैं कि ये भोगी हैं। राहुल गांधी और लालू यादव जी भोगी हैं और नरेंद्र मोदी जी योगी हैं। उनका चेहरे का जो तेज है वो ही बता देगा, उससे ही क्लियर हो जाएगा कि इधर लूट है, इधर लूट खसोट है और ये आदमी सब कुछ देने के लिए निकल पड़ा है। ये फकीर आदमी है, इसको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। जिसको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए ना उसको किसी से न तो डर लगता है, उसके लिए पूरी कायनात, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरे नागरिक उसके साथ खड़े हो जाते हैं। और धीमे धीमे ये जो मूवमेंट है देश में जो हो रहा है, आप साउथ में भी देख रहे हैं, देर आए दुरुस्त, एक दिन देश का 99% जो जनमानस है वो नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा हो जाएगा। वो सिर्फ इसलिए कि वो राजऋषि है, वो फकीर आदमी है, वो देश के लिए खड़ा है, खुद के लिए उसको कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों को क्यों छोड़ रहा है? ये लोग अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, खुद का परिवार, खुद माँ, बेटी, बहन। कांग्रेस के अंदर इन लोगों के अलावा कोई आदमी कुछ आगे नहीं बन सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रेसिडेंट जब बनाया तो शशि थरूर जी ने भी फॉर्म भरा था, आपको याद होगा। और चुनाव से ठीक एक दिन पहले इन्होंने पब्लिश कर दिया कि मैडम का उम्मीदवार तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी। अब मैं अगर योग्यता के आधार पर ही बात करूं तो कहाँ खड़गे जी, कहाँ शशि थरूर जी, चाहे विपक्ष की पार्टी के हों। तो मतलब उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि इन्हीं को जिताना है, उनको हराना, और या तो ये रहेंगे या इनके गुलाम इस पार्टी में राज करेंगे, इनके अलावा कोई रह नहीं सकता। कांग्रेस में जिसने आवाज उठाई उस आदमी को इन्होंने खत्म कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा। इस देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, जिनको मोदी जी ने भारत रत्न दिया है। वो व्यक्ति जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को रिवाइव किया, देश को विश्व के पटल पे लाके रखा, उसके बाद में ही तो हमारी आर्थिक प्रगति तेज हुई ना। उस व्यक्ति की जब डेथ हुई, उनकी जो अर्थी पे उनकी जो लाश थी वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर 3 घंटे खड़ी रही। ये वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री को कांग्रेस के दफ्तर में उनकी शरीर को नहीं आने दिया श्रद्धांजलि के लिए। कैसे माफ करेगा इनको? कैसे माफ करेंगे लोग? सीताराम केसरी का सामान उठा करके मुख्यालय से पार्टी के बाहर फेंक दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको बाथरूम में बंद कर दिया। ये वो लोग हैं वो। और तब जाके सोनिया गांधी ने कब्जा किया था पार्टी के ऊपर। और एक चीज बताइए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी के परिवार तो क्या, दूर दूर के किसी रिश्तेदार को एयरपोर्ट पे जैसे आप और हम जाते हैं वैसे चेकिंग होती है, उनके सगे भाई की वैसे चेकिंग होती है। इनके टाइम में रॉबर्ट वाड्रा हर एयरपोर्ट पे जो एक प्रोटोकॉल लिस्ट लगी होती है वहां नीचे इनके अलावा रॉबर्ट वाड्रा की कोई चेकिंग नहीं हो। कौन है रॉबर्ट वाड्रा? भाई साहब क्या पद्मश्री है, क्या भारत रत्न है, क्या पद्म विभूषण है, क्या परमवीर चक्र है? कौन है वो व्यक्ति? क्या इसरो का साइंटिस्ट है? कब्जा माफिया है जमीन का। कब्जा माफिया, बिल्कुल आपने सही नाम दिया, कब्जा माफिया है वो। उसको इन्होंने हर एयरपोर्ट पे फ्री एंट्री दे रखी थी। फ्री एंट्री का मतलब समझ रहे हो क्या हो? ये कुछ भी ला सकते थे, कुछ भी ले जा सकते थे। मेरे को दया आती कई बार
मेरे को लगता है कि अंदर से मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये 2014 में जीत जाते तो पता नहीं देश का क्या हो जाता, लूट लेते, खा जाते, बर्बाद कर देते, देश को तोड़ देते लोग। ये तो महादेव की कृपा है या आपके काशी वाले बाबा की कृपा है कि मोदी जी को लेके आगे बच गए। अदरवाइज, और अगर अभी ये सत्ता में आ जाएंगे, कभी वैसे नहीं आने वाले, मुझे लगता है अगले 40-50 साल तक इनका थैंक यू हो चुका है। क्योंकि जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, पाक परस्त राजनीति कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े, चीन के साथ खड़े। मैं देश के युवाओं से पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी या संघ के किसी व्यक्ति ने चाइना के किसी बंद कमरे में जाके किसी कोई डॉक्यूमेंट पे साइन किए हों? राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, समझौते दो देशों के बीच में होते हैं, किसी देश या इंडिविजुअल के बीच में नहीं होता। इन लोगों ने पाकिस्तान, जो चाइना की जो पार्टी है, उसके साथ समझौता किया। सर वहां से फंडिंग ले रहे हैं लोग। सर वो जो मीटिंग हुई थी चाइनीज एम्बेसी में, यही दिल्ली में हुई। और जब भी आप एक देश की पॉलिटिकल लीडर हैं तो आप कभी भी जब किसी भी दूसरे देश के एम्बेसी में या हाई कमीशन में जाते हैं तो आप होम मिनिस्ट्री को ब्रीफ करते हैं मीटिंग के बाद कि हम गए थे, हमारी इन इश्यूज पे ये बात हुई है। मिलना गलत नहीं है, लेकिन आप ब्रीफ करते हैं। लेकिन ये राजा है, इन्होंने ब्रीफ करना ही जरूरी नहीं समझा। फिर इन्होंने जा करके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया ने, जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी ने एग्रीमेंट साइन किया। वो एग्रीमेंट आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, किसी को नहीं पता वो क्या एग्रीमेंट है क्या नहीं है। भाई आप सबकी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, आप नरेंद्र मोदी की अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, आप उनके मिनिस्टर्स की करते हैं। सबसे पहले आप वो एग्रीमेंट तो दिखाएं इस देश को, पब्लिक में ले आए ना कि हाँ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ, ये साइन है, ये देख लो। आप झूठा ही दे दो ना, झूठा ही दे दो कि हाँ दे तो दें, लेकिन दे कैसे दें? वैभव, इन्होंने तो मना कर दिया था, राहुल गांधी की जो सुरजेवाला जी, उन्होंने मना कर दिया कि वो चाइनीज एम्बेसी से मिले ही नहीं। और जब फोटो आ गई तब बोले कि नहीं वो चाइनीज फूड खाने गए थे, जैसे दिल्ली में कोई चाइनीज रेस्टोरेंट ही नहीं है। मतलब ये लोग झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर। और एक चीज बताइए, और भाई बहन माँ सारे, जीजा सब गए थे, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सारे ही गए थे, सारे गए थे। और जब भी देश में कोई बड़ा तूफान खड़ा होता है, आप सुनने वालों को भी बोल रहा हूं, आप पीछे जाके देख लीजिए, तारीखें देख लीजिए आप, देश में जब भी कोई बड़ा आंदोलन या कुछ तूफान खड़ा होता है, उससे ठीक पहले राहुल गांधी कभी टर्की जाएंगे, कभी लंदन जाएंगे, कभी अमेरिका जाएंगे, वहां जाके इस देश के विरोधी लोग हैं उन सबसे मिलेंगे, फंडिंग की बात होगी, फिर आके यहाँ पे वो तूफान खड़ा होता है इनका। इनके पास कोई आइडिया नहीं है खुद का। ये विदेशी ताकतों के द्वारा स्पॉन्सर्ड पार्टी है, विदेशी ताकतों के द्वारा प्रायोजित ये नेता हैं जो हमारे ऊपर ये राज करने की सोच रहे हैं। लेकिन अब देश का जो युवा ना, उसको समझ में आ गया है। मैं आपको एक चीज बताऊं, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि देश का मोदी का परिवार क्या है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मोदी जी ने सेना को आदेश दिया कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। उसके बाद में देश का हर नागरिक खुश, सिवा कांग्रेस की। इनके लोग कहते हैं कि सबूत दीजिए। सबूत कौन मांग रहा था? सबूत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मांग रहे थे, उनके विदेश मंत्री मांग रहे थे। तो इससे बढ़िया तो राहुल गांधी को पाकिस्तान चला जाना चाहिए और वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि भारत से हमें सबूत चाहिए। ये पाकिस्तान की बात करें, गलवान में हुआ। भारत के सैनिकों का मोरल डाउन करने में अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिस्ट पार्टी और राहुल गांधी का सबसे बड़ा योगदान है। ये सैनिकों की कभी इज्जत नहीं करते ये लोग। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर जो आज वार मेमोरियल बना है, मेरे को आज भी याद है, कांग्रेस की पार्टी में शीला दीक्षित जी ने ये बोला कि इंडिया गेट की ब्यूटी खत्म हो जाएगी अगर यहाँ वार मेमोरियल बन जाए। मैं सैनिक हूं, हमारे भाइयों ने देश के लिए जान दी है। जो बलिदान देने वालों से बढ़िया कैसी ब्यूटी यार, उन्होंने अपनी जान दे दी, उनका परिवार खत्म हो गया। साला ये लोग बोल रहे हैं इनकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। काहे की ब्यूटी है भाई? कोई फैशन शो करवाना है, कोई शादी करवानी है वहां पे, कोई दुल्हन बनाना है इंडिया गेट को। उसके बाद में एंटनी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है वार मेमोरियल बनाने के लिए। वैभव, ये वही पार्टी जिसने 54,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला किया था, ये वही पार्टी जिसने 1,74,000 करोड़ का 2G स्कैम किया था, ये वही पार्टी जिसने 1,84,000 करोड़ का कोल घोटाला किया था। इनके लिए, उन सब के लिए पैसा है। रॉबर्ट वाड्रा ने गुड़गांव में जितनी जमीनें खरीदी, जिस आदमी के पास पीतल का काम करता था, वो आज बिलियनर बना हुआ है, मिलियनर बना हुआ है। और इनके पास सैनिकों के लिए, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके लिए वार मेमोरियल बनाने के लिए पैसे नहीं इन लोगों के पास। और ये बात करते हैं कि हम सेना के साथ खड़े हैं। सेना से सवाल करते हैं लोग कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दीजिए।
जब हम मांग रहे हैं आपसे सबूत कि रॉबर्ट वाड्रा ने क्या घर पे रिजर्व बैंक की मशीन छाप रखी है, पैसे छाप रहा है कि रातों रात बन गया पैसा? कौन सा स्टार्टअप खोला? मैं देश के युवाओं से बोल रहा हूं, जितने भी स्टार्टअप खोल रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा को बुलाना चाहिए वहां पे कि वो ऐसा कौन सा सीक्रेट जादुई फार्मूला है जिसके तहत उन्होंने देश के अंदर इतना बड़ा पैसा लुटा के इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। कहां से आया पैसा? वो ये सारे के सारे कमीशन खोर लोग हैं। ये आपका मेरा देश के 150 करोड़ जो लोग हैं उनकी जेब से पैसा निकला हुआ है इनके पास, और इस पार्टी के अंदर किसी की औकात नहीं है जो इनसे सवाल पूछ ले, और जिसने पूछा उनको लात मार के बाहर निकाल दिया इन्होंने। ये लोग याकूब मेनन के साथ खड़े होते हैं, ये लोग पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। इन्होंने 26/11 पे कुछ नहीं किया, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल जवाब करते हैं, सेना के चीफ को गुंडा बोलते हैं लोग। ये वार मेमोरियल के लिए इनके पास जगह नहीं है, और इनके परिवार के पास। मैं देश के युवाओं से पूछना चाहता हूं, वार मेमोरियल के लिए कितनी जगह चाहिए थी इंडिया गेट के ऊपर? मुश्किल से 5 बीघा जमीन, 5 बीघा जमीन, और वो भी उन लोगों के लिए जिनके पूरे परिवार खत्म हो गए, जिन्होंने अपनी जान दे दी देश के लिए, मर गए देश के लिए। और इनके परिवार के 3-4 लोग जिनकी डेथ हुई, नेहरू जी, इंदिरा जी, संजय गांधी, राजीव गांधी। जाके देखिए राजघाट के ऊपर कितने करोड़ों की जमीन, एकड़ों जमीन के स्मारक बना दिए। उनका तो इस देश पे हक है, और हम सब गुलाम हैं। हम तो मरने के लिए पैदा हुए हैं ना, देश के सैनिक। इनको अगर जब सच बोलते हैं ना, इन्होंने सच बोलने वालों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया था, ये बोलने ही नहीं देते थे। इनका एक ऐसा मकड़ जाल था मीडिया पे, जिसने भी इनके खिलाफ आवाज उठाई उनको इन्होंने खत्म कर दिया, उनके परिवार को खत्म कर दिया, उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए, लांछन लगाए कि आदमी, कुछ लोगों ने सुसाइड के लिए। ये तो नरेंद्र मोदी हैं जो खड़े हैं इनके सामने। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो इस देश को खा जाते। इन्होंने कोयला खा गए, बजरी खा गए, मोबाइल खा गए, कुछ नहीं छोड़ा यार इन्होंने। खेलों को खत्म कर दिया इन्होंने। देश के अंदर मतलब क्या कोई और परिवार नहीं है यार? क्या और लोग नहीं जिन्होंने देश के लिए अच्छा किया? हर एयरपोर्ट, हर सड़क, हर स्कूल, हर इंस्टीट्यूशन, हर मेडिकल कॉलेज, भाई हर पुरस्कार इन्हीं के नाम पे। अरे देश में इतने सारे लोग और भी हैं, कहीं उनको भी पूछ लो तुम। मैं कांग्रेस के साथियों से पूछता हूं, क्यों गुलामी कर रहे हो यार इनकी? छोड़ो ना इनको। तुम अगर तुम्हारे में दम है तो तुम अपनी अलग से एक पार्टी बना लो। सब लोग तुम्हारे में भी अच्छे लोग हैं, इस परिवार की गुलामी क्यों करो? तुम्हारे में क्या स्वाभिमान नहीं है? कांग्रेस के अंदर भी तो हिंदू हैं, कांग्रेस में तो सनातन धर्म वाले हैं। जिसने मांग की, जिसने कहा जाना चाहिए राम मंदिर में, क्या मोदी जी के मंदिर मोदी जी का थोड़ना है? मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, नायक हैं। मंदिर तो 85 करोड़ हिंदुओं का है ना, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का है। और जब मंदिर कमेटी बुला रही है तब आप नहीं जा रहे हो, आप एक बयान नहीं देते हो। अभी जाते हैं, अभी महाकाल उज्जैन में गए, मंदिर में जाके एक गमछा डाल लिया और वहां पूछ के पूजा कर। ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो कहो ना सबके सामने कि काशी के अंदर ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं मंदिर है। अगर है हिम्मत तो कहो ना कि मथुरा के अंदर वो मस्जिद नहीं, कृष्ण भगवान की जन्मस्थली है। ये नहीं बोल सकते और कह रहे हैं मंदिर जाएंगे। जनता पागल है क्या? इन्होंने, इनके दिमाग में अभी समझ में नहीं आया। ये धरातल पे कहीं नहीं है, क्योंकि पैसा बाहर से आ रहा है। चीन का एक मकसद है कि भारत टूटे या भारत कमजोर हो, आर्थिक रूप से या जातियों में बंटे। ये आदमी चीन और पाकिस्तान और सोरोस के कहने पे जाति जनगणना की मांग कर रहा है। अरे जिनको अपनी खुद की जाति का नहीं पता वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। खुद को अता पता नहीं कि पिता क्या है, माता क्या है, वो क्या है। मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, वो आप पूरे देश को पता, आप सब लोगों के सामने ऑलरेडी रख चुके हैं बात। इंदिरा गांधी को तिरुपति बालाजी में घुसने नहीं दिया था। तिरुपति बालाजी में इंदिरा गांधी को घुसने नहीं दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे, आपको हिंदू होना कंपलसरी है उसमें जाने के लिए। और सर दक्षिण में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। दक्षिण में जैसे मैं कपालेश्वर मंदिर जाता हूँ वहाँ चेन्नई में, तो वहाँ पे साफ साफ बाहर ही लिखा होता है ओनली हिंदूज आर परमिटेड इनसाइड द टेम्पल। ठीक, हमारा देवस्थान है, हमारी पूजा की स्थली है। तो इंदिरा गांधी को जब नहीं जाने दिया, तो आज भी आप देखिए राहुल गांधी कभी तिरुपति बालाजी जाने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि फिर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप हिंदू हैं। आप हिंदू, और आप हिंदू हैं नहीं, क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने फिरोज खान के साथ शादी की तो वो तो हिंदू नहीं रही, बिल्कुल, तो उनको इस बात पे नहीं जाने दिया। आज भी ये जाते हैं, ये उन मंदिरों में जाते हैं उत्तर भारत के जहां पे इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपका हिंदू होना कंपलसरी है। ये वहां जाकर के दिखाए ना, मुझे तिरुपति बालाजी चले जाए राहुल गांधी, हिंदू है ना, जनेऊ पहनते हैं,
और वो कुर्ता उठा करके दिखाते हैं कि मैंने जनेऊ अंदर पहना हुआ है, और फिर एक स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड कैमरामैन जो वो फोटो खींच लेता है उसकी, हाँ, और फिर वो पब्लिक में आ जाते हैं कि भाई वो तो जनेऊधारी ब्राह्मण है। और एक राजेशपति मिश्रा, एक हमारे यहाँ यूपी का पॉलिटिशियन था कांग्रेस का, उसने स्टेटमेंट दिया उस समय, मुझे याद है अच्छी तरीके से, वो न्यूज़पेपर में छपा था। सर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 2008 के आसपास की। तो उसमें उसने स्टेटमेंट दिया था, जो कि न्यूज़पेपर में आया था, कि सोनिया गांधी संस्कृत की प्रकांड विद्वान है जिन्हें आज तक हिंदी बोलने नहीं आई, बोलनी नहीं आती है, ठीक है, वो संस्कृत की प्रकांड विद्वान, इसने, और ये खबर छपी थी, उसने स्टेटमेंट, चाटुकारिता आप जिनको समझा रहे हैं कि कांग्रेस वालों हट जाओ, सर ये इस लेवल के चाटुकार है, इस लेवल के गुलाम है ये। वैभव, और मेरे को वो दिन याद है जब मैं कश्मीर में था, और जब कांग्रेस के साथ अब्दुल्ला की सरकार थी। एक टाइम ऐसा था उस समय, मैं 2000 से लेके 2011-12 तक की बता रहा हूँ, कि मतलब कश्मीर में जो आतंकवादी थे, जो कहते थे कि हम अलग देश बनाएंगे, जो कहते थे कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, उनको यही राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस, ये उनको दिल्ली बुलाते थे, दिल्ली में इनको बंगले दे रखे थे, दिल्ली में इनकी सिक्योरिटी थी। मतलब निर्भया का बलात्कार हो गया, उसके लिए लोगों में लठ मार रहे थे, बाबा रामदेव जी के ऊपर रात को उन्होंने हमला किया, लेकिन जो आतंकवादी थे, जो देश को तोड़ने वाले थे, उसको बुलाते थे, उनके साथ डिनर करते थे, सरकारी पैसों से उनका इलाज करवाते थे, सरकारी पैसों से उनको विदेश भेजते थे। मतलब मेरे को आज तक समझ नहीं आया ये देश कैसे सोया हुआ था। शायद भगवान की दया है कि सोशल मीडिया आ गई और आम नागरिक और आप जैसे जो युवा हैं, वो ये जो चीज़ें हैं सबको लाके सामने इनका सर्जरी कर दी इनकी। अदरवाइज आप अंदाज लगाइए कि यासीन मलिक, जो एक आतंकवादी जिसने हमारे एयरफोर्स के 4 सैनिकों की हत्या की, और उसके बाद बोस्ट किया, उसने सबके सामने आके बोला कि मैंने एयरफोर्स के 4 सैनिकों को मारा, और जिसने इतने बलात्कार किए वो आदमी प्रधानमंत्री से आके गले मिल रहा है, हाथ मिला रहा है। अरे भैया, चुम्मा चाटी बची है, बाकी सब कुछ तो कर लिया आपने। यही अंतर है कांग्रेस की सरकार और नरेंद्र मोदी जी में। आज वही यासीन मलिक तिहाड़ के अंदर सड़ रहा वो। सर ये गिलानी मर गया, वो गिलानी सर, वो तो मतलब इमाम खोमेनी बना हुआ था पूरे कश्मीर का मतलब वो दिल्ली आता था जब उसको ट्रीटमेंट के लिए, तो स्टेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए चार्टर्ड प्लेन भेजती थी। वो चार्टर्ड प्लेन में श्रीनगर से फ्लाई करता था, दिल्ली आता था सर, उसकी Z+ सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से निकलता था वो, और अपोलो हॉस्पिटल में यहाँ दिल्ली में सर वो भर्ती होता था। आप देखा है आपने? पता ही ठीक है, सरकारी खर्चे से इलाज चलता और जिस फ्लोर पे मतलब वो 5 स्टार स्वीट में रहता था वो हॉस्पिटल के, और जिस फ्लोर पे वो भर्ती होता था उस फ्लोर पे फिर कोई दूसरा पेशेंट भी भर्ती नहीं होता था। अंदाज लगाइए, मतलब वो एक और बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती थी इसका। भारत सरकार आतंकवादियों का बिल भर रही थी, मतलब हद हो गई। और वैभव, मैं जब कश्मीर में स्पेशल फोर्सेज में था तो एक ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन में हमारी जो टीम थी, ब्रावो टीम, उसने आतंकवादियों को घेर लिया था। और उस समय अब्दुल्ला जी वहाँ पे CM थे, और यहाँ पे जो गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने वहाँ फ़ोन किया, अब्दुल्ला जी ने फ़ोन किया कि यहाँ पे ये ऑपरेशन पुलिस करेगी। तो हमने 3-4 घंटे में हमने जितने सिविलियंस थे उनको निकाल लिया, और जब उनको क्लोज इन किया, टेररिस्ट के, हमें मालूम था उसमें 8 टेररिस्ट थे, तो इन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन अभी पुलिस को दे दो। तो हमें अंदाज लग गया था पहले ही कि शायद अगर पुलिस को देंगे तो ये भगा देंगे, ये बचा देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो चुका उस ऑपरेशन में। तो हमारे जो टीम कमांडर थे कर्नल संग्राम सिंह, बहुत ही बहादुर सैनिक थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये ऑपरेशन हम करेंगे। तो जब इनके IAS का और फिर चीफ सेक्रेटरी का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो आर्मी का कहना मानते हैं, हमारे बॉस कहेंगे, आर्मी कमांडर या कोर कमांडर कहेंगे तो हम करेंगे। तो उन्होंने कोर कमांडर को कहा, तो कोर कमांडर ने कहा कि ऑपरेशन चल रहा है, अब तो ख़त्म होने वाला है, थोड़ी देर में ख़त्म ही कर देंगे। तो इन्होंने ऊपर से डिफेंस मिनिस्ट्री से और होम मिनिस्ट्री से फ़ोन करवाया और कहा कि आर्मी कमांडर, कोर कमांडर को कि ये पुलिस को दे दो, पुलिस कर लेगी। और वहाँ पे तब तक 500-600 पुलिस वाले आ गए, और हमारे टीम में सिर्फ 28 लोग थे। हमने 28 लोगों ने उनको, 8 या 9 टेररिस्ट थे, उनको घेर रखा था। फिर इनके 500-600 पुलिस के लोग आ गए, ये ऑपरेशन हमने हैंडिंग टेकिंग ओवर किया और पुलिस को दे दिया। 8 बजे फिर खबर आती है कि 8 टेररिस्ट भाग गए। कैसे हो सकता है? 28 लोग फौज के
उन 8 टेररिस्ट को नहीं जाने दे रहे हैं, ऊपर से इंटरवेंशन होता है और फिर 500 से ज़्यादा पुलिस वाले उनकी देख रेख में, कैसे 8 लोग, उस घर को हमने घेरा हुआ था, कैसे 8 लोग जंगल में भाग सकते हैं? ये सब के सब लोग आतंकवादियों से मिले हुए लोग। इनके लिए सत्ता सब कुछ है, इनके लिए जनता कुछ भी नहीं है, इनके लिए पावर ही सब कुछ है और उसके लिए ये किसी को भी खत्म कर सकते हैं। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहूँगा, और कई बार मुझे चिंता होती है कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं और जितनी भी देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को वो बढ़ा दें। मैं स्पेशल फोर्सेज में रहा हूँ और मुझे पता है इनके मंसूबे, पूरे देश को पता है, आपको जानते ही हैं, आप इतने ऑफिसर से मिले हैं, इतने मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर से आप मिलते हैं, आपको सब चीज़ें पता है और मुझे पूरा भरोसा है देश की सुरक्षा एजेंसियों में। लेकिन फिर भी मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, स्पेशली इन इलेक्शंस में, और देश की सुरक्षा एजेंसियाँ जितनी भी लगी हुई हैं उनसे भी अपील है कि वो इस पर बहुत ही बारीकी से नज़र रखें, क्योंकि ये लोग किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। क्योंकि चाइना इसी फिराक में है कि कब नरेंद्र मोदी जी हटें और कब हिंदुस्तान इनके कब्जे में आए और फिर वो जैसे वो चाहें वैसे करवा दें। कब सोरोस भी तो यही कर रहा है ना कि एक एक ट्वीट पे किसान आंदोलन। मैंने देश के पहली बार ऐसे किसान देखे जो चरस गांजा पी रहे हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, जो गोलियां चला रहे हैं, जो शराब पिए जा रहे हैं, जो पुलिस वालों को मार रहे हैं। आपके पिताजी भी किसान हैं, मेरे पिताजी भी किसान हैं। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने किसानों के अकाउंट में हर 3-4 महीने में 6,000 रुपये दे रहे हैं। अदरवाइज तो कांग्रेस तो खाद में, यूरिया में, मतलब इनके तो घोटाले ही घोटाले। ऐसा कुछ था ही नहीं कि ऐसा कोई दिन या महीना नहीं गुजरता था कि जब ये कोई कांड नहीं करते थे। और अब ऐसा कोई महीना या दिन नहीं गुजरता जब सुरक्षा एजेंसियां इन कांड करने वालों को पकड़ नहीं रही है। यही अंतर है। कहते ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये सबसे बड़े ठग हैं ये लोग, सबसे बड़े ठग हैं। और वैभव एक चीज देखिएगा, ये अभी राहुल गांधी का एक मॉडल लेके आए, राहुल गांधी को शायद 20-21 बार लॉन्च कर चुके हैं, वो ये सैटेलाइट उठ ही नहीं रहा है। सर मैंने कहा, मेरे एक प्रोग्राम में कहा था डीओ न्यूज पे ही, मैंने कहा राहुल गांधी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको इसरो भी सक्सेसफुली लॉन्च नहीं कर सकता। मैं ये इसी पे आ रहा था कि ये वो वाला सैटेलाइट है कि इसमें कोई सा भी ईंधन लगा दो, कोई सा भी फ्यूज लगा दो, ये नहीं उड़ने वाला है। तो इनके पास दूसरा है, ये प्रियंका गांधी को लेके आएंगे। गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस की सत्ता जा नहीं सकती। और प्रियंका गांधी, सर एक्चुअली इनका घर में ऑलरेडी क्लैश हो रखा है। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के बीच में, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के बीच में बहुत विवाद हुआ है इस बात पे, क्योंकि सोनिया गांधी को पुत्र मोह बहुत ज़्यादा है और प्रियंका गांधी उनको बार बार ये कह रही हैं कि भाई राहुल गांधी, भाई जो आप कह रहे हैं कि राहुल से नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, तो अब आप मुझे पुश करो। और सोनिया गांधी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो रही है। सोनिया गांधी का नहीं, राहुल ही चलेगा, राहुल ही चलाएगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि लेकिन कभी ना कभी ये रिलाइजेशन होगी और तब ये प्रियंका गांधी को लेके आएंगे। तो प्रियंका गांधी को अगर लेके आते हैं तो देश को सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि सबसे पहले उनके पति के बारे में पूछ लो, कौन है वो, कहाँ से उनके पास पैसा आया। देश को लूटने वाले क्या देश के नेता बनेंगे? और गांधी परिवार, आप बताइए कि प्रियंका वाड्रा हैं, रॉबर्ट वाड्रा की धर्मपत्नी है वो, तो उनके बच्चे गांधी कैसे हो गए? रेहान गांधी कैसे हो गए? मैं कांग्रेस वालों को मैं बोलता हूं कि तुम्हारा कभी नंबर नहीं आने वाला है। इनके बाद में प्रियंका गांधी के बाद में रेहान गांधी, और रेहान मतलब वाड्रा से नाम चेंज करके रेहान गांधी बना दिया इन्होंने। तो ये एक स्पष्ट है ना। और प्रियंका गांधी जी एक महिला होने के नाते मेरे कुछ उनसे सवाल है। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं लड़की हूं, लड़की के लिए लड़ सकती हूं। वैभव, देश में कोई भी माँ बहन बेटी हो, वो सबकी माँ बहन बेटी है ना। जब बीजेपी शासित प्रदेशों में किसी बहन के साथ या मां के साथ बलात्कार हो जाता है तो प्रियंका गांधी चुन्नी ओढ़ के, सलवार सूट पहन के और वहां धरना आंदोलन प्रदर्शन करने जाती। जायज है, करना चाहिए। किसी के साथ भी अगर बलात्कार होता है तो जो कर रहा है उसको कठोरतम दंड मिलना चाहिए।
उसमें फिर राज्य, समाज, जात, धर्म कुछ नहीं है। वो एक सोशल एविल है, उसके लिए पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूं, फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जब बलात्कार होता है तो हमारी पार्टी के सदस्य, मेंबर्स, मंत्री उस घटना की निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री या संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं उनको कहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, और कार्रवाई होती है। संदेश खाली के अंदर हजारों महिलाओं के साथ ममता बनर्जी खुद महिला के लाडले सांझा, उस आदमी ने इतने बलात्कार किए, जिन बहनों की शादी हुई पहली रात को उठा के लेके चला गया, उनके पतियों के सामने उनका बलात्कार किया। इतनी विभत्स घटना जिसके ऊपर प्रियंका गांधी ने एक बार मुंह नहीं खोला। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान देश की रेप कैपिटल बन गया। बलात्कार पे बलात्कार, बलात्कार पे बलात्कार, गैंग रेप हो रहे हैं, लड़कियों को मार रहे हैं। एक बार भी इस बंदी ने अपना मुंह नहीं खोला। सर, कई बार मुझे लगता है सर मंत्री ने बोला कि इनका मुझे एड्रेस निकाल के दो यार आप, मैं इनको भारत का नक्शा भेजना चाहता हूं। मैं बोलना चाहता हूं, बहन कम से कम देख ले, ये राजस्थान भी इसी देश में है, बंगाल भी भारत में ही है। कैसी लड़की है तू? कुछ लड़कियों के लिए तो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, बाकी लड़कियों के लिए तू मुंह पे फेविकोल लगा लेती है। ये कैसी लड़की हो आप? आपके अंदर कोई ईमान नाम की चीज बची है क्या? और प्रियंका गांधी कांग्रेस में इतनी मजबूत है, अगर वो अशोक गहलोत जी या कांग्रेस के किसी भी नेता को बोल दें कि बंद होना चाहिए ड्रामा, तो उन पे कार्रवाई होती। लेकिन इन्होंने आज तक एक बार नहीं बोला। ये दिखाता है कि ये लोग बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। सर, इनको कोई मतलब नहीं है लड़की के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए या बलात्कारियों के खिलाफ लड़ने के लिए। सर राजस्थान में सर विधानसभा में खड़ा होकर के उनके मंत्री ने बोला कि भाई मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, तो बलात्कार तो होते हैं भाई, मर्दों का प्रदेश है। वैभव, जो आदमी बलात्कारी है उससे बड़ा नामर्द दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपको हिम्मत दिखानी है तो जाके सरहदों पे अपनी दिखा दो, जाके लड़ लो। अगर हिम्मत दिखानी है तो जो समाज को तोड़ रहे हैं, जो धर्म के खिलाफ काम करें, उनसे लड़के दिखा दो। ऐसी कैसी मर्दानगी जो औरतों के ऊपर आप अपने निकाल रहे हो, ये कलंक है समाज पे। और सर ये स्टेटमेंट उसने दिया भी तब जब लड़की का बलात्कार किया गया, उसको भट्टी में डाल के जला दिया गया जिंदा। उसके बाद भी वो मंत्री रहा और उनको दोबारा टिकट दी इसी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की पार्टी ने। ये देश की बहनों से मेरा सवाल है, आप इनको वोट कैसे दे सकते हो यार आप? कि जो लोग, जिस लड़की का बलात्कार किया, उसको भट्टी में जलाया, और उसके ऊपर जो मंत्री बोल रहा है कि यहां तो जो मर्द लोग होते हैं वो तो यही करते हैं, उन लोगों को इन्होंने वापस टिकट दिया है। संदेश खाली में जो हजारों महिलाएं, बहनें, आपकी तरह जो हमारी बहनें हैं, जिस दिन उनका शादी हुआ उस दिन उसके पति के सामने वो लोग लेके चले गए और उसका बलात्कार किया हजारों महिलाओं के साथ। उनके ऊपर ये मुंह नहीं खोलते। उन लोगों को आप वोट कैसे दे सकते हो? अगर देते हो तो फिर आपका भगवान ही मालिक है भाई, भगवान ही मालिक। मतलब फिर आप में दिल नाम की कोई चीज बची? आपकी आत्मा मर चुकी है यार। मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को वैभव ये कब होने वाला है कि राहुल गांधी की हकीकत इस देश के हर युवा को कब मालूम चलेगी? इतना तो मालूम चल गया लोगों को कि कार्टून नेटवर्क है, लेकिन ये कब मालूम चलेगा कि ये विदेशों के हाथों में खेलने वाले लोग हैं? ये उनके स्पोक्स पर्सन है, ये पाकिस्तान ISI के स्पोक्स पर्सन है, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, ये सोरोस के स्पोक्स पर्सन है इस देश के अंदर। ये देश बेच देंगे। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आज हमसे बात की, और हम आशा करते हैं कि हम फिर दोबारा भी हम इस तरह के प्रोग्राम्स करें। जाने से पहले वैभव मेरी एक अपील करना चाहता हूँ। जी सर, बिल्कुल। दोस्तों, और मैं चाहूँगा कि आप जो DO न्यूज़ है उसको आप देखें, और जो हमारे युवा साथी हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, गांव के हैं, किसान के बच्चे हैं, और अपने संघर्ष से ऊपर तक आए हैं, और अभी देश एक बड़े मुकाम पे खड़ा है। 2024 का जो चुनाव है और इसका जो नारा है इस बार 400 पार। मैं चाहता हूँ, आप सभी से अपील करूँगा कि जहाँ भी आप हैं, आप जो देश को अपना परिवार मानता है उसके साथ खड़े हों। जो अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, लालू जी जैसे, कांग्रेस के जो राजकुमार राजकुमारी हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उन लोगों का साथ ना दें, क्योंकि हमें सशक्त भारत बनाना है। हमें हमारी खोई हुई सांस्कृतिक विरासत वापस लेनी है। अभी हमने श्री राम मंदिर बनाया है, हमें महादेव का ज्ञानव्यापी मंदिर वापस लेना है। हमें कृष्ण जन्मभूमि
में हमारी आस्था का जो सबसे बड़ा स्थल है उसको वापस स्थापित करना है। और ये तभी हो पाएगा, देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए हमें 400 पार जाना ही पड़ेगा। आप सभी से मेरी अपील है कि आप सही आदमी को चुनें, और इस समय देश में जो सबसे सही आदमी है वो है नरेंद्र मोदी। वो देश को अपना परिवार मानते हैं और हम सारे मोदी जी के परिवार के लोग हैं। राष्ट्र को हमेशा ऊपर रखें, धर्म को हमेशा ऊपर रखें, माँ बहन बेटी की इज्जत को हमेशा ऊपर रखें, और जो देश के साथ खड़े हैं उनका साथ दें। जय हिंद, जय भारत, फिट भारत।